हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में फिर से स्वागत है। और आज इसकी फोर्थ क्लासेस है सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में भी आपको क्या मिलने वाला है, क्या सिस्टम है इसका, सब कुछ आपको बताया जा रहा है। ठीक है, राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, 65 अंकों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ये फोर्थ नंबर की क्लासेस है। आगे मैं भी आपको कुछ बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको रेगुलर देखना है। ठीक है, आगे आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे की क्लास और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है 4 से 5 मिनट का। आप उसको देख लीजिएगा, सारी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिसके लिए आपको पीडीएफ और क्लासेस चाहिए, जिसके लिए आपको 501 रुपये का जो गुरु दक्षिणा था वो आपको पे करना होगा। ठीक है, और पे करने के बाद में जो ट्रांजेक्शन होता है आपका, उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सेंड करना होगा। आप जैसे ही इस पर सेंड करेंगे उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक आपको दी जाएगी। उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लासेस की लिंक और साथ में पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बात करें इसमें आपको 5000 MCQ विथ डिटेल्स के साथ में कराया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, बात करें हम आगे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका गुरु दक्षिणा जो 501 रुपये है, मैंने 2 दिन हो गया है मैं बता दिया है। ठीक है जी, ये जो ऑफ़र है आपका 8 नवंबर तक ही होगा। ठीक है, जो 501 रुपये का जो आपका गुरु दक्षिणा है, ध्यान से, ये जो 501 रुपये है ये आपका केवल और केवल 8 नवंबर को रात के 12 बजे तक, 11:59 तक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अगर से 9 नवंबर से आप लेते हैं तो आपको आपका जो गुरु दक्षिणा होगा वो 999 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपको अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो भी करना है आपको 8 नवंबर के पहले कर लीजिएगा। ठीक है, आज की 7 तारीख हो गई और कल का एक दिन बचा हुआ है। ठीक है चले हम क्लासेस के ऊपर में। हाँ, और बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि सर हम जैसे ये गुरु दक्षिणा पे कर देते हैं तो उनमें, और हम यूट्यूब में भी क्लासेस फ्री में अवेलेबल हो पा रही है, तो अभी मिल रही है, लेकिन ये क्लासेस केवल कल के दिन ही अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद में बंद हो जाएगी, आप फिर नहीं बोलेंगे। ठीक है, और आपका जो गुरु दक्षिणा है वो 999 रुपीज़ हो जाएगा, हमें फिर से बता दिया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर में 81 नंबर का है। ठीक है, इसके पहले के जो 80 है वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, लोक प्रशासन का आदर्श वाक्य क्या है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। समाज सेवा, सार्वजनिक जवाबदेही, व्यवहार में एकरूपता और राजनीतिक दिशा निर्देश। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात व्यवहार में एकरूपता। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम इसके डिटेल्स की, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर से बात करें तो प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है लोक प्रशासन कहलाता है, अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीतियों अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। एक अनुशासन के रूप में इसका अर्थ वह जनसेवा है जिसे सरकार कहे जाने वाले व्यक्तियों का एक संगठन करता है। ठीक है, इसके प्रमुख उद्देश्य और अस्तित्व का आधार सेवा होता है। ठीक, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। लोक प्रशासन के अर्थ और विस्तार की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? मैंने इसके पहले आपको बता कर रखा है, नोटबुक लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, लोक प्रशासन के अर्थ और विस्तार की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। चार्ल्स जीन बाउनिन, हैमिल्टन, वुडरो विल्सन और कैमरलवादी। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर A, C, B और D। ठीक है, आपको कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिख रहे हैं आपको और ऑप्शन नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। A, B, C और D होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे A, C और B और D है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात करें हम इसके आंसर की तो आप याद रखिएगा कि जैसे ऑप्शन ए में चार्ल्स जीन्स बाउनिन लिखा हुआ है, ऑप्शन सी दिया गया है हैमिल्टन है। अगर से मान के चलो इसका आंसर बी होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो इसका राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वुडरो विल्सन। अगर से डी होता है तो कैम रलवादी हो जाएगा, और सी होता है तो हैमिल्टन हो जाएगा, और ए होता है तो चार्ल्स जीन बाउनिन हो जाएगा। आप इसका क्रम आगे पीछे है। ठीक है, इसका क्रम आगे पीछे है, लेकिन सी है तो सी में हैमिल्टन है तो उसका आंसर हैमिल्टन ही होगा। बी में वुडरो विल्सन है और वहाँ पे आंसर में बी दिया गया है, तो इसका आंसर वुडरो विल्सन ही होगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमिल्टन। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, वुडरो, ये सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हैमिल्टन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ये बी के जगह में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैमिल्टन। ठीक, ध्यान रखिएगा, आगे भी इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम इसके डिटेल्स की, तो ये रहा आपके सामने में। दूसरे शब्दों में एकीकृत दृष्टिकोण में प्रबंधकीय, तकनीकी और गैर तकनीकी सब प्रकार की गतिविधियां शामिल है। ठीक है, जबकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपने आप को एक संगठन के प्रबंधकीय कार्यों तक ही सीमित रखता है। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका से संबंधित होता है। ठीक, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और यह आपके सामने में ब्रिटेन में प्रशासन दल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर आपके सामने में 4 दिए गए हैं, 1970, 69, 72 और 71, 17, 69, 72 और 71। इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, अर्थात 1971, 1971 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ये रहा आपके सामने में। ब्रिटिश ट्रेजरी का वित्त और आर्थिक तथा भुगतान, बात करें ब्रिटिश ट्रेजरी का वित्त और आर्थिक तथा भुगतान एवं प्रबंध पक्षों में विभाजन निम्न में से किसकी सिफारिश पर हुआ था? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, ये रहे आपके 4 ऑप्शन, हॉल्डेन कमेटी, पिस्ट कमीशन, बालो कमेटी और प्लोडेन कमेटी। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर भी देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए, फिर यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी दिया गया है। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन सी में पृष्ठ कमीशन है, तो अगर से इसका मैंने इसके पहले चलो ठीक है, आपको तो मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, सी में पृष्ठ कमीशन है, तो इसका राइट आंसर पृष्ठ कमीशन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लोडेन कमेटी। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं आपको, इनमें से किनका मिलान सही नहीं हुआ है? और इसका 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, है एक्ट 1939, ऑप्शन बी में दिया है पेंडल्टन एक्ट 1803, और उसके बाद में रॉफ्ट हार्टले एक्ट 1948, उसके बाद में लायड या फॉलेट एक्ट 1912। तो इसके लिए जो सही नहीं है, इनमें से किसका मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से प्रश्न बनता है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रॉफ्ट हार्टले एक्ट 1948। ये मतलब ये जो ऑप्शन आपके सामने में दिया गया है ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो पेंडल्टन एक्ट 1803 बिल्कुल सत्य है एक्ट 1939 बिल्कुल सत्य है, लॉयड लॉ फॉलेट एक्ट 1912 बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर रॉफ्ट हार्टले एक्ट 1948 हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वर्ष 1947 का श्रम प्रबंधन संबंध अधिनियम, जिसे टैप्ट हार्टले अधिनियम के रूप में जाना जाता है, एक संयुक्त राज्य संघीय कानून है जो श्रमिक संघों की गतिविधियों और शक्ति का प्रतिबंधित करता है। इसे राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के वीटो पर 80 मतलब जो 80 नंबर की जो संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो कि 23 जून 1947 को कानून बन गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, पोर्क बैरेले और लॉन्ग रोलिंग किस देश के वित्तीय प्रशासन की विशिष्टता है, मतलब विशेषता है या फिर प्रमुखता है? तो ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपके सामने में रूस। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA। ठीक है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, तो फ्रांस में प्रशिक्षुओं को किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ कितने समय के लिए जोड़ा जाता है? ठीक है, मतलब जो ट्रेनर होते हैं, ठीक है, उन्हें किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ कितने समय के लिए जोड़ा जाता है? आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 माह, 3 माह, 2 माह और फिर 4 माह। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। ठीक, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन से जोड़े का मेल सही नहीं है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 1953, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 1958, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज 1956 और लास्ट ऑप्शन आपका दिया गया है सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान 1847।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर क्या बोला गया है, जोड़े का मेल सही नहीं है, मतलब कि कौन सा बेमेल है वो आपको बताना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 1958। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 1953 को स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना 1956 और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1847। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 1958 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, जिसे कि NIRD और PR कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन से सिद्धांत का अर्थ यह है कि लोक सेवकों को अपनी सलाह राजनीतिक कार्यपालकों को पर्दे के पीछे से देनी चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तटस्थता, प्रतिबद्धता, अवैयक्तिकता, ठीक है, और अनामिकता। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अनामिकता। ठीक है, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका अनामिकता। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ये इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन से संचार नेटवर्क को व्हील नेटवर्क कहते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, सर्किल नेटवर्क, ठीक है, ऑल चैनल नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने में दिया है चेन नेटवर्क। तो इसके लिए यहाँ पर भी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D दिया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अर्थात स्टार नेटवर्क इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यह हाई परफॉर्मेंस टोपोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा क्रैश नहीं होता है, क्लैश नहीं क्रैश है। ठीक है, इसमें डाटा क्रैश नहीं होता है। स्टार नेटवर्क में विभिन्न तरह की मशीनों को भी शामिल किया जा सकता है, अर्थात इनकी इसमें यानी कि इसमें बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है, किसमें, स्टार नेटवर्क में। ठीक है, इसमें संदेश इच्छित डिवाइस को भेजा जाता है और जिससे कि यह उच्च प्रदर्शन वाला नेटवर्क होता है। यह साइबर अटैक से पूर्ण रूप से सेफ होता है, मतलब सुरक्षित होता है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, तो राज्यपाल की सबसे इंपॉर्टेंट विधायी शक्ति निम्न में से कौन सी है, आपको बताना है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, राज्य विधानमंडल में सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना, और लास्ट ऑप्शन है राज्य विधानसभा को भंग करना। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, अर्थात अध्यादेश जारी करना। ठीक है, तो यह राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति हो गई, कौन सी, अध्यादेश जारी करना। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यह रहा आपके सामने में, भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, जो कि आपको पता है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के सम्मेलन की कार्यसूची कौन तय करता है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद और केंद्र एवं राज्य सरकारें। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, बात करें हम आगे अगले क्वेश्चन की, तो जिलाधीश का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिया गया है, जिलाधीश का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, किसानों का कल्याण करना है, नहीं है, नागरिक सुरक्षा करना, सशस्त्र सेना के सदस्यों का कल्याण, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया है आपराधिक मामलों का निपटारा। तो इसमें बिल्कुल आपको राइट आंसर नज़र ही आ रहा है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर D, मतलब कि माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन नंबर D इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक मामलों का निपटारा करना। ठीक है, ये कार्य जिलाधीश का नहीं है। बाकी सशस्त्र सेना के सदस्यों का कल्याण करना ये भी है, नागरिकों की सुरक्षा करना है तो बिल्कुल है। ठीक है, किसानों का कल्याण या फिर जनता या नागरिकों किसी का भी कल्याण करना वो तो बिल्कुल इनका कार्य होता है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, जापान का संविधान किस वर्ष अंगीकार किया गया। ठीक है, एक ही बात है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, 1947, 1952, 1950
और 1946, तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1946 अर्थात 1946। ठीक है, बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की। कंग के लिए, आपको ये वर्ड जब सुनते होंगे तो आपको बहुत अजीब सा लगता होगा। ठीक है, कंग के लिए निम्न में से कौन सी लेखा परीक्षा विवेकाधीन है किंतु बाध्यकर नहीं है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपके सामने में 4 दिए गए हैं। लेखा विधि को लेखा परीक्षा, प्राधिकार को माफी चाहूँगा, लेखा विधि की लेखा परीक्षा है। ठीक है, ये प्राधिकार की लेखा परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी विनियोग की लेखा परीक्षा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है औचित्य की लेखा परीक्षा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर माफी चाहूँगा यह सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ये। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी औचित्य की लेखा परीक्षा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो जो लेखा परीक्षा होता है, लेखा परीक्षा अंकेक्षण या फिर ऑडिट का सबसे व्यापक अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, तंत्र, प्रक्रिया, परियोजना या फिर उत्पादन का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, परंपरागत रूप से अगर से देखें तो परंपरागत रूप से लेखा परीक्षा मुख्यतः किसी कंपनी या फिर किसी वाणिज्यिक संस्था के वित्तीय रिकॉर्डों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। क्लासिकी सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक कौन थे? और क्लासिकी सिद्धांत के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, आपको बताया गया है पिछले क्लास में, देख लीजिएगा। ठीक है, बात करें इसके सामने में ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं इसके सामने में, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, जे एम मुनी, और लास्ट ऑप्शन है आपका लिंडन अर्विक। तो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर है फेयोल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको इसको बताया था, इसके पहले भी आपको क्लासिकी सिद्धांत बता दिया गया है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ निम्न में से क्या है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? काम करने का सबसे अच्छा तरीका, या फिर मजदूरों और प्रबंधन के बीच काम का वैज्ञानिक विभाजन, और फिर तीसरा ऑप्शन आपके सामने में क्रियाशील अगुवाई, और लास्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ कार्य। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रियाशील अगुवाई। ठीक है, मतलब अगुवाई नहीं, माफी चाहूँगा, अगुवाई। ठीक है, क्रियाशील जो अगुवाई है वो वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब होता है। ठीक है, मतलब हो गया, अर्थ हो गया, मीनिंग हो गई, जो भी है। ठीक है, आप समझदार है काफ़ी। बात करेंगे आगे तो वैज्ञानिक प्रबंधन, जिसे टेलरवाद और टेलर पद्धति भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बन सकता, मतलब बनेगा नहीं, माफी चाहूँगा, बन सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनते हैं क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों में से, ऐसे टॉपिक में से। ठीक है, जिसे टेलरवाद और टेलर पद्धति भी कहते हैं, किसे? वैज्ञानिक प्रबंधन को। ठीक है, प्रबंधन का एक सिद्धांत है जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण और संश्लेषण करती है, और इसे एक प्रकार से श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता कर, मतलब हेल्प करती है। ठीक है, हम, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। व्यवस्था उपागम की निम्न में से कौन सी विशिष्टता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। यह बहुयामी नहीं, बहुस्तरीय है, यह बहुपरिवर्ती नहीं, यह बहुअनुशासनीय है, यह संभवता समर्थक नहीं, बहुप्रेरित है, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने में दिया गया है, यह निर्धारात्मक नहीं, यह वर्णनात्मक है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निर्धारणात्मक नहीं, यह वर्णनात्मक है। क्या? व्यवस्था उपागम। ठीक है, हम व्यवस्था उपागम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह निर्धारणात्मक नहीं, यह वर्णनात्मक है। आपका 99 नंबर का क्वेश्चन है, कंग की लेखा परीक्षा और पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा में निम्न में से कौन से अंतर है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं। लेखा विधि की परीक्षा, औचित्य की लेखा परीक्षा, प्राधिकार की लेखा परीक्षा और विनियोग की लेखा परीक्षा। और ये मैंने आपको बता दिया है इसका राइट आंसर, इसके पहले भी हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन दूसरे तरीके से पढ़े थे इसी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, औचित्य की लेखा परीक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कन्फ्यूज़न, ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन राइट आंसर के सामने में दिया गया है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर औचित्य की लेखा परीक्षा और सामने में लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी औचित्य की लेखा परीक्षा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि लास्ट में दिया गया विनियोग की लेखा परीक्षा और यहाँ सामने में भी दिया है तो ऑप्शन नंबर डी है बोला गया, तो इसका विनियोग की लेखा परीक्षा आंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपको दिख रहा है डी औचित्य की लेखा परीक्षा। ठीक है, बात करेंगे हम आगे
अगले क्वेश्चन की ओर 100 नंबर का क्वेश्चन रहा, योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, के संतानम, ओ आर गाडगिल, प्रशासनिक सुधार आयोग और अशोक चंद्रा आयोग। इसके लिए राइट आंसर होगा अशोक चंद्रा। ठीक है, बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये आपके सामने में भारत का योजना आयोग, और योजना आयोग के बारे में इसके लिए पहले भी आपको डिटेल में बताया गया है, आपसे पूरी उम्मीद है आपने नोट किया होगा। ठीक है, भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। ये आपको पहले भी बता दिया गया है। ठीक है, भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी, योजना आयोग की। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और अभी वर्तमान में योजना आयोग के जगह में नीति आयोग प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों पर एक पृथक संसदीय समिति की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने देखा था। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, अशोक मेहता समिति, GV है ये। ठीक है, जीजी नहीं है, GV मावलंकर समिति, लंका सुंदरम और कृष्णा मेनन समिति। और इसके लिए राइट आंसर आपका बिल्कुल लंका सुंदरम हो जाएगा। ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल आंसर यही होगा, लंका सुंदरम। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द किसने गढ़ा था, मतलब किसके द्वारा दिया गया था। और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये रहे आपके सामने में जोसेफ ला पालोम्बारा, पीटर एम ब्लाउ, और थर्ड ऑप्शन है डोनाल्ड किंग्सले, और फोर्थ ऑप्शन है एल्विन गोल्डनर। और इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड किंग्सले। ठीक है, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये रहे आपके सामने में मीनिंग ऑफ नौकरशाही, आप देख पाएंगे, वह शासन पद्धति जिसमें देश का वास्तविक शासन राजा या निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में न होकर बड़े बड़े राज्य कर्मचारियों के हाथ में रहते हैं। ठीक है, वह प्रशासन नौकरशाही कहलाता है। ठीक है, वह शासन प्रणाली जिसमें सारी राजसत्ता राज्य कर्मचारियों के हाथ में रहती है। ठीक है, इस प्रकार से भी या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं आप कि शासन द्वारा नियुक्त नौकर वृंद या फिर नौकरशाही राज कर्मचारियों का एक वर्ग होता है जिसमें दफ्तरी हुकूमत होती है। ठीक है, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाकर, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर, और ऑप्शन नंबर 3 है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, और प्रधानमंत्री द्वारा, मतलब लास्ट ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जाँच के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, मतलब कोई किसी प्रकार से कोई कदाचार होता है उनके साथ में, ठीक है, मतलब उनके द्वारा किया गया हो कदाचार, तो उन्हें फिर हटाया जा सकता है। कैसे? राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम जो न्यायालय होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, की जांच के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की जो जांच होगी उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति या फिर आयोग की रिपोर्टों का सही कालानुक्रम है। रिपोर्टो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है, रिपोर्ट या फिर रिपोर्टो, ठीक है, का सही कालानुक्रम है। आप समझदार है, समझ गए होंगे, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैकाले एचिसन की ली फुलटन इस्लिंगटन, ठीक है, कौन सा क्रम सही बताना है आपको, ठीक है। जो दिया गया है मैकाले एचिसन की ली फुलटन, और इसके सामने में दिया गया है इस्लिंगटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में एचिसन मैकाले फुलटन, और ऑप्शन में दिया है इस्लिंगटन ली, ठीक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैकाले एचिसन, और राइट साइड में दिया गया है इस्लिंगटन ली फुलटन, और फिर ऑप्शन नंबर डी है इस्लिंगटन, और इसके सामने में दिया गया है एचिसन ली फुलटन मैकाले। तो ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति आयोग की रिपोर्टों का सही कालाक्रम, मतलब कालाक्रम जो काल का अनुक्रम है वो सही है, वो आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मैकाले एचिसन, और इसके राइट साइड में हो जाएगा इस्लिंगटन ली फुलटन, ठीक है। आपको तो ऐसा लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ची चा चू चा, ठीक है, ऐसा लग रहा है चाइनीज लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारत में क्या मिस्टेक तो हुआ, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारत में सामान्यतः प्रशासन पर
एक आवश्यक रूप से लागू नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं। वे प्रशासन में प्रशिक्षित व्यावसायिक हैं, और सेकंड ऑप्शन है वे तकनीकी विद्या शाखाओं में अध्यक्षता या कार्य कर सकते हैं, और सी ऑप्शन में दिया है वे किसी सरकारी विभाग में अध्यक्षता या कार्य कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने दिया है उनके पास प्रशासन का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वे तकनीकी विद्या शाखाओं के अध्यक्षता या कार्य कर सकते हैं। ये या नहीं है, ठीक है, ये का है, वे तकनीकी विद्या शाखाओं में अध्यक्षता का कार्य कर सकते हैं। सी ऑप्शन में दिया है वे किसी सरकारी विभाग में अध्यक्षता का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन है, ये या नहीं, ये का है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वे तकनीकी विद्या शाखाओं में अध्यक्षता या कार्य कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। भारत के मंत्रिमंडल सचिव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, और वो आपको बताना है। मंत्रिमंडल सचिव का पद वर्ष 1950 में सृजित किया गया था, आपको पता होना चाहिए, तभी इसका राइट आंसर बता पाएंगे आप। मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, मंत्रिमंडल सचिव सभी मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, मंत्रिमंडल सचिव का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए नियत रहता है। तो ठीक है, यहाँ पर बोला गया है भारत के मंत्रिमंडल सचिव के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन इनमें से गलत है, बाकी के जो 3 है वो सही होंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो वही होगा जो इस 4 ऑप्शन में से गलत ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मंत्रिमंडल सचिव का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए नियत नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मतलब वर्षों के लिए नियत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो ए बी सी में दिए गए हैं ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने जिला स्तर पर नियामक और विकास कार्यों में पृथक्करण की सिफारिश की है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। दंतवाला समिति, हनुमंतराव समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, और ऑप्शन नंबर डी है GV.K. राव समिति। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा जिला स्तर पर नियामक और विकास कार्यों में पृथक्करण किया गया था। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये रहे आपके सामने में। योजना आयोग ने जब GV.K. राव की अध्यक्षता में 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति का गठन किया गया था, तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सरकार को सौंप दी और कहा कि लोकतांत्रिकरण की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज की संस्थाएं निर्बल हुई है। ठीक है, तथा उनकी स्थिति बिना जड़ के घास जैसी हो गई है। ठीक है, निमित्त समिति ने विकेंद्रीकरण के तहत नियोजन एवं विकास कार्य में पंचायतों की भूमिका को बल प्रदान किया। इसी के तहत GV.K. राव समिति की सिफारिशें दांतवाला जो समिति है 1978, जो कि ब्लॉक नियोजन से संबंधित है, जो दांतवाला समिति है वो ब्लॉक नियोजन से संबंधित है। ठीक है, तथा 1984 में जिला स्तर के नियोजन से संबंधित हनुमंतराव समिति की रिपोर्ट से भिन्न है। ठीक है, आप नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करेंगे हमारे क्लास का ये लगभग लास्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद और 2 क्वेश्चन है शायद। ठीक है, नगर निगम का सपरिषद महापौर स्वरूप कौन सा है या फिर क्या है? ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया, मतलब कि ये जो नगर निगम का सपरिषद महापौर का जो स्वरूप है वो कैसे लाया गया, ठीक है, या फिर क्या है? ठीक है, इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, मंत्रिमंडलीय स्वरूप को सरकार के सदृश्य है, और अमेरिकी स्थानीय शासन प्रतिरूप पर आधारित है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडलीय स्वरूप को सरकार के सदृश्य है। ठीक है, और बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये रहे आपके सामने में। महापौर नगर के प्रशासक को कहा जाता है। ठीक है, जो नगर का जो राजा होता है, प्रशासक होता है, ठीक है, उसे महापौर कहा जाता है। ठीक है, महापौर का चुनाव इंदौर नगर में रहने वाली जनता द्वारा किया जाता है। अगर से हम बात करें कि इंदौर महापौर की, ठीक है, तो महापौर का चुनाव इंदौर नगर में रहने वाली, ठीक है, ये हर पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं बताया जा रहा है आपको, ये केवल इंदौर की बात करें, इंदौर नगर की बात करें, तो महापौर का चुनाव अगर से इंदौर महापौर की बात करें हम, तो ठीक है, महापौर का चुनाव इंदौर नगर में रहने वाली जनता द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इंदौर नगर की बात करें तो इंदौर नगर में जो जनता है उनके द्वारा
चुना जाएगा, ठीक है। मतलब जो महापौर का चुनाव है वो महापौर है वो उनके द्वारा चुना जाएगा, जो इंदौर की मतलब इंदौर नगर की जो जनता है उनके द्वारा, ठीक है। सॉरी, हाँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें, और इससे पहले इंदौर नगर निगम के पार्षद द्वारा महापौर को चुनने की प्रक्रिया होती थी, ठीक है। इससे पहले क्या होती थी कि जो नगर निगम के जो पार्षद होते थे उनके द्वारा महापौर को चुना जाता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो जनता के द्वारा, इंदौर नगर की बात करें तो जनता के द्वारा महापौर का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर से हम आगे बात करें तो इंदौर की जो वर्तमान में महापौर है वो कौन है, मालिनी गौड़ जी है, ठीक है, जो कि 2015 से पदस्थ है, ठीक है। वर्तमान में कौन है महापौर इंदौर नगर की, मालिनी गौड़, ठीक। बात करेंगे हम हमारे क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन का, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का उपलब्ध करता है, मतलब उपबंध करता है, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं, आर्टिकल 300, 312, 320 और ऑप्शन नंबर डी 321। तो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 312, इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 312 के अनुसार संसद को एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है, ठीक है। IAS, IFS और IPS आपने सुना होगा, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, अधिनियम मतलब देखिए यहाँ पर आप ऑब्लिक दिया गया है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों को भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, 42वां और 44वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, और केवल 40वां संशोधन अधिनियम, और लास्ट ऑप्शन है आपका 40वां और 41वां संशोधन अधिनियम। तो ठीक है, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, 1 मिनट यार कर्सर काम नहीं करेगा, इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां और 44वां संविधान संशोधन, मतलब माफी चाहूँगा संविधान संशोधन नहीं है, 42वां और 44वां संशोधन अधिनियम इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, ये आपके सामने में दिया गया है नंबर आपको। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, 98 वाला जो आपका जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर वो बता दिया है। तो आपको क्या करना है, एक जो ऑफ़र है आपका 501 रुपये, ठीक है, जो गुरु दक्षिणा है, ये मात्र 8 नवंबर मतलब कि कल के दिन ही तक ही लागू होगा। 9 नवंबर से जो आपका गुरु दक्षिणा है वो 999 हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार बता दिया जा रहा है और इसके भी पहले मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अलर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द खरीद लीजिएगा। और जैसे आप ट्रांजेक्शन करेंगे, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उसमें एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा अपनी, ठीक है, ट्रांजेक्शन की। और स्क्रीनशॉट सेंड करने के पश्चात आपको हाँ, वहाँ पर आपको नाम हितेश मेश्राम दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर से गूगल पे से आप करते हैं तो आपको एग्ज़ाम फेवरेट दिखाया जाएगा। ठीक है, पेटीएम भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो आप इसमें स्क्रीनशॉट जैसे सेंड करेंगे इस व्हाट्सअप नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर सब एक ही है। ठीक है, जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी और लिंक देने के बाद आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन की बटन दिखाई देगी, प्रेस करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और ज्वाइन होने के बाद में आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी और PDF के साथ में क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लासेस केवल अभी तक ही है, इसके बाद में ये क्लासेस आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्राइवेट में मतलब प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, सिलेबस नहीं देखा है, सिलेबस के लिए वीडियो बना हुआ है। आप एक काम कीजिए ना, चैनल पर जैसे क्लिक करते हैं एग्ज़ाम फेवरेट पे, उसके लोगो पर क्लिक करिए, यूट्यूब में जाइए, एग्ज़ाम फेवरेट सर्च करिए, उसके लोगो पर क्लिक किए, फिर वहाँ पर होम, वीडियो और प्लेलिस्ट होता है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। ठीक है, कौन कौन से वीडियो आपको अवेलेबल है, या फिर वीडियोस में जाइए अभी क्रम से, आज कौन सी वीडियो आए हैं, कल कौन सी वीडियो है, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आगे अगली क्लास में। ठीक है।